Okay, let's resume the class now. We were discussing before the namaz break IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट में हम बात कर रहे थे. तो एक मिनट दीजिएगा, ये ज्यादा ही हमने कुछ कर लिया था. देखिए IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट की अगर हम जब बात करते हैं तो रिकग्निशन के बारे में IAS 20 ये कहता है, IAS 20 says that government grant should be recognized until the condition for receipts should not be recognized until the condition for the receipt have been complied with. सब मिलने वाली जो कंडीशन है जब तक वो मीट ना हो जाए प्लस एक रीजनेबल एश्योरेंस हो के ग्रांट मिलेगी, तो फिर आप IAS 20 को अप्लाई करें, गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करें, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करें. ग्रांट शुड बी मैच विद द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स व्हिच दे आर इंटेंडेड टू कंट्रीब्यूट इन द पीएनएल. तो ग्रांट को बेसिकली मैच करना चाहिए उस रिलेटेड एक्सपेंस से. फॉर एग्जांपल, इनकम ग्रांट गिवन टू सब्सिडाइज एक्सपेंडिचर शुड बी मैच टू द रिलेटेड कॉस्ट. अगर गवर्नमेंट आपको कोई XYZ, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ आपका एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट आपके लिए उसको क्या कर रही है, सब्सिडाइज कर रही है, तो उससे फिर वो कॉस्ट इनकर्ड भी होनी चाहिए. सम एग्जांपल छोटी सी, फॉर एग्जांपल बाहर से अगर आप कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवा रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, आपको दे रही है सब्सिडी लेट से, तो ये किस्म की ग्रांट है. लेकिन फिर क्या होना चाहिए, आप बाहर से वो चीज मंगवाएं भी भाई. इनकम ग्रांट्स गिवन टू हेल्प achieve a non-financial goal such as job creation should be matched with the cost incurred to meet that goal. अगर आपको ग्रांट मिल रही है इस बेसिस के ऊपर के बेसिकली क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी, जॉब क्रिएट्स होंगी, तो फिर वो जॉब क्या होनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए. ये जो बेसिकली ग्रांट है इनकम नेचर की ग्रांट है, जो किसी एक्सपेंस से बेसिकली क्या करती है, रिलेट करती है. एक और ग्रांट होती है जिसको हम कैपिटल नेचर की ग्रांट कहते हैं. कैपिटल नेचर की ग्रांट जो होती है वो रिलेट करती है फिक्स एसेट से. और जो कैपिटल नेचर की ग्रांट होती है विच रिलेट्स टू अ फिक्स एसेट, वहां पे बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के पास दो चॉइसेस हैं. जहां चॉइसेस का वर्ड इस्तेमाल होता है वहां हम अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग टू ऑप्शन, वन टू डिडक्ट द ग्रांट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट, सेकेंड टू ट्रीट गवर्नमेंट ग्रांट एज डेफर्ड इनकम. और जब आप गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड इनकम लेंगे, जैसे जैसे आप एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे वैसे वैसे आप डेफर्ड इनकम को ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एमोटाइज करके पीएनएल में एज एन इनकम बताएंगे. अच्छा, इन दोनों में से अगर डिबेट की जाए, थोड़ी सी बात की जाए, दोनों में से कौन सा ज्यादा बेहतर है, तो हम कह सकते हैं लॉजिकली डेफर्ड इनकम ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा मुनासिब है. डेफर्ड इनकम ट्रीटमेंट इसलिए थोड़ा ज्यादा मुनासिब है क्योंकि देखें, अगर हमें ग्रांट मिली रिलेटिंग टू द फिक्स एसेट और हमने उसको उस ग्रांट को एसेट के कैरिंग अमाउंट में से माइनस कर दिया, लॉजिकली अब जो कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ रहा होगा वो एक ऐसा कैरिंग अमाउंट होगा, मतलब बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा वो जो मार्केट में वैल्यू होगी वो बेसिकली मैच नहीं करेगी. डेफर्ड इनकम ट्रीटमेंट में सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम एसेट के कैरिंग अमाउंट को आप डिस्टर्ब नहीं करते, उसका जो कैरिंग अमाउंट होना चाहिए वही रहता है. और गवर्नमेंट ग्रांट को हम क्या करते हैं, एज अ डेफर्ड इनकम लेके चल रहे होते हैं. और फिर डेफर्ड इनकम में भी इस चीज का हमें आइडिया होना चाहिए, हम इसको भी स्प्लिट करते हैं. विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स जो डेफर्ड इनकम अर्न हो जाएगी उसको हम करंट लायबिलिटी में बताते हैं, और जो आफ्टर 12 मंथ्स अर्न होगी उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं. ये सवाल आ गया शायद, कोई चैट बॉक्स में चेक करते हैं. कोई सवाल यहाँ देखते हैं, 7 क्वेश्चन, कोई सवाल. So there is still distortion in your voice if anyone is facing. यार distortion तो आनी ही नहीं चाहिए क्या यार. चले बेटा अभी थोड़ा बेयर कर लें क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह उसका ही करते हैं, जूम का इंशाल्लाह. तो थोड़ा सा बेयर करें आप. अच्छा जी, तो दोनों में से बेसिकली जो बेहतर ट्रीटमेंट अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम डेफर्ड, वी विल बी इंक्लाइन टुवर्ड्स डेफर्ड इनकम. आसान वर्डिंग्स, हम चले जाएंगे डेफर्ड इनकम की तरफ. अच्छा जी, हाँ ये
देखिए अगर ऐसा हो कि हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ग्रांट मिल गई है हमें वो हमें कभी वापस ही ना करनी पड़े। देखिए अगर सिंपल सा पॉइंट है, जिस रीजन की वजह से गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, जिस कंडीशन पे गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, अगर वो फुलफिल ही नहीं करते आप, तो ग्रांट फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। वो कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रीपेबल इज अकाउंटेड एज अ रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसका मतलब आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ग्रांट का वापस करना ये कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं हो सकता, ये तो एक किस्म का क्या है, रिवीजन हो रहा है क्या, अकाउंटिंग एस्टीमेट का। अब जो इनकम नेचर की ग्रांट होगी उसमें आपने करना क्या है, जो डेफर्ड इनकम अभी भी आपके पास पड़ी हुई है, जो इनकम नेचर की ग्रांट अभी भी आपके पास पड़ी हुई है, उसको हम डेफर्ड इनकम कहते हैं, आप उसको डेबिट करेंगे। और प्रीवियसली आप जितनी भी ग्रांट एज एन इनकम बुक कर चुके हैं उसकी जो रीपेमेंट करनी पड़ेगी उसको एक्सपेंस ले लेंगे। मिसाल के तौर पे एक इनकम नेचर की ग्रांट है लेकिन अभी भी बुक्स में लेट से $200 की ग्रांट पड़ी हुई है एज अ लायबिलिटी, और प्रीवियसली लेट से आपने $1000 की ग्रांट को इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया था। अब अगर मुझे 1200 वापस करने तो 200 से तो मैं डेफर्ड इनकम को डेबिट कर दूंगा, लेकिन 1000 से मैं एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। तो वो ग्रांट जो प्रीवियसली आपने इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर ली है, अब अगर आपको वापस करनी पड़ती है तो उसको हम फिर क्या लेते हैं, एक्सपेंस। कैपिटल बेस्ड ग्रांट डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट, बेटा वो ग्रांट जो बेसिकली एसेट की कॉस्ट में से हम माइनस करते हैं, वो ग्रांट अगर मुझे वापस करनी पड़े तो उसको वापस करने से का तरीका कुछ ही होता है। सबसे पहले IAS 20 ये कहता है आप एक ऐसा कैरिंग अमाउंट निकालें कि कभी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती तो आज आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होता। रिपीट, एक ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट जो मुझे वापस करनी पड़ रही है, तो IAS 20 ये कहता है सबसे पहले आप एक ऐसा कैरिंग अमाउंट निकालें कि अगर कभी आपको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती तो आज आपके एसेट का कैरिंग अमाउंट क्या होता। तो जो बुक्स में कैरिंग अमाउंट पड़ा हुआ है उसको इंक्रीज करके एक ऐसे अमाउंट पे लाना होता है कि कभी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती तो कैरिंग अमाउंट क्या होता। गवर्नमेंट ग्रांट वापस करने की जो एंट्री होती है, आप अपने एसेट को डेबिट करते हो, बैंक को बेसिकली आप क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। एक तो ये एंट्री होती है। सेकंड एक और एंट्री आती है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, बेसिकली आपको जब ग्रांट मिली थी तो आपने उसको एसेट के कैरिंग अमाउंट में से माइनस किया था। जब मैं ग्रांट को एसेट के कैरिंग अमाउंट में से माइनस करता हूं तो उसके बाद होता क्या है कि मेरी बुक्स में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है वो कम आ रहा होता है। तो आपको एक और काम भी करना पड़ेगा, इन द ईयर इन विच यू आर रीपेइंग द गवर्नमेंट ग्रांट, प्रीवियसली जितने कम डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड किए वो डिफरेंस भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन द ईयर ऑफ रीपेमेंट क्या करना पड़ेगा, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे प्रीवियसली आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन बुक किया है, अगर ग्रांट कभी भी नहीं मिलती तो आप फॉर एग्जांपल 20,000 का डेप्रिसिएशन बुक करते हैं। तो बेटा जिस साल आप गवर्नमेंट ग्रांट वापस कर रहे हैं आपको 10,000 का एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियसली बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन कम आ रहा था। कैपिटल नेचर की वो गवर्नमेंट ग्रांट जिसको आपने डेफर्ड इनकम के तौर पे लिया हुआ है उसको अगर आप वापस करेंगे, बड़ा सिंपल है, वो ग्रांट जो लायबिलिटी के तौर पे अभी भी एज डेफर्ड इनकम बुक्स में पड़ी हुई है सबसे पहले उसको डेबिट करें। प्रीवियसली वो ग्रांट जिसको आप इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर चुके हैं उसकी रीपेमेंट को आप एक्सपेंस के तौर पे डेबिट करेंगे, और बैंक को बेसिकली आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। गवर्नमेंट असिस्टेंस as implied in the definition set out earlier, government assistance helps businesses through advice, procurement policy and similar method is not possible to place. इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। वो गवर्नमेंट असिस्टेंस जो सबके लिए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अक्सर आपको सपोर्ट करेगी अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट डेफिनेटली आपको हेल्प करती है क्यों, हम चाहते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, लेकिन वो जो आपको असिस्ट कर रही है गवर्नमेंट, एक असिस्टेंस दे रही है, वो सिर्फ आपको नहीं दे रही बल्कि सबके लिए, तो उसको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं उसको आप IAS 20 में गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग में ना लाएं। डिस्क्लोजर में IAS 20 कह रहा है जी अकाउंटिंग पॉलिसी बता दें एंड प्रेजेंटेशन मेथड बता दें जो आपने अडॉप्ट किया है, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट बता दें, ग्रांट बता दें जी इनकम नेचर है, कैपिटल नेचर है, अनफुलफिल कंडीशंस बता दें रिलेटिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट जो कि आपने रिकॉग्नाइज किया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी बुक्स के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट मौजूद है लेकिन मैं फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को ये बता रहा हूँ कि भाई फलानी फलानी कंडीशंस अभी हमने मीट नहीं की है, ताकि शेयर होल्डर्स को पता हो इवन दो कि ग्रांट बुक्स में आ चुकी है बट सिंस वी हैव नॉट मेट ऑल द कंडीशंस,
It is possible in the future, it is possible we may have to repay the government grant. तो अगर आप डिस्क्लोजर में ऐसी बात नहीं बताएंगे तो गलत करें. तो जब आपको पता है कि यार बुक्स के अंदर गवर्नमेंट ग्रांट तो आ चुकी है लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो अब तक हमने बेसिकली मीट नहीं की, तो बेटा आपको फिर ये बात अपनी क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा. चलते ही अगले आईएएस की तरफ. बेटा ये तो क्वेश्चंस आ गए हमारे पास सेम, जो तो आप एक दफा देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स को, उसमें आपको थोड़ी सी एप्लीकेशन मिल जाएगी. Now let's talk about IAS 23. बोरिंग कॉस्ट. बेटा IAS 23 बोरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बोरिंग कॉस्ट में सबसे पहली चीज है बोरिंग कॉस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं. बेटा हम बोरिंग कॉस्ट का मतलब लेते हैं, बोरिंग कॉस्ट को हम डिफाइन ऐसे कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट दैट एंटिटी इनकर्स इन कनेक्शन विद द बोरिंग ऑफ फंड्स. सो बोरिंग कॉस्ट का आसान सा मतलब है इंटरेस्ट. डिबेंचर इशू करेंगे उस पर आप इंटरेस्ट देंगे, बोरिंग कॉस्ट है. ओडी पे आप इंटरेस्ट देते हैं, बोरिंग कॉस्ट है. इनफैक्ट लीजेस के अंदर जब हम एक पेमेंट कर रहे होते हैं, लीजेस के अंदर बेसिकली जो हम पेमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर बेसिकली दो पोर्शंस होते हैं, एक प्रिंसिपल पेमेंट होती है और एक फाइनेंस कॉस्ट होती है. तो जो हम फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं बेसिकली वो क्या है, वो एक बोरिंग कॉस्ट है. वो जो हम एक फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हैं वो एक क्या है, बोरिंग कॉस्ट है. इनफैक्ट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने लेट्स से लोन ले रखा है फॉरेन करेंसी के अंदर, बेटा अगर आपने फॉरेन करेंसी के अंदर लोन ले रखा है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आप फॉरेन करेंसी में देंगे. वो जो फॉरेन करेंसी में इंटरेस्ट की पेमेंट होगी उस पे भी जो एक्सचेंज गेन या लॉस आता है तो दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट. अब आगे चलते हैं, इस बोरिंग कॉस्ट का करना क्या है. बेसिकली IAS 23 ये कहता है कि वो बोरिंग कॉस्ट जो बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करती है उसको आप कैपिटलाइज करें, क्योंकि जाहिर सी बात है लीजेस IFRS 16 में जो फाइनेंस कॉस्ट आ रही है उसकी अकाउंटिंग तो IFRS 16 बताएगा. मेरी कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसमें कोई फाइनेंस कॉस्ट की अकाउंटिंग आती है तो IFRS 9 बताएगा. मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करता हूं उसमें जो फाइनेंस कॉस्ट आती है तो उसकी अकाउंटिंग मुझे IAS 32 बताएगा. लेकिन यार बेसिकली IAS 23 ये कहता है कि यार वो बोरिंग कॉस्ट जो बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट से रिलेट करती है उसको आप क्या करें, कैपिटलाइज करें. कैपिटलाइज मींस इट बिकम्स द पार्ट ऑफ एसेट. तो बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड इफ दे रिलेट टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट. अब सवाल ही पैदा होता है कि यार वो बोरिंग कॉस्ट जो एक क्वालिफाइंग एसेट की एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन से रिलेट करती है उसको आपने कैपिटलाइज करना है. Now the question arises, what is a qualifying asset? Qualifying asset basically क्या है? वो कह रहे हैं भाई qualifying asset एक ऐसा asset है सिंपली जिसकी कंप्लीशन में क्या लगता है, एक सब्सटेंशियल पीरियड लगता है, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लगता है टू गेट इट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल. अब देखें कुछ बातें हमें पता होना चाहिए, कोई भी IAS या कोई भी IFRS कुछ बातों को ना क्वांटिफाई नहीं करता, उनमें से एक सब्सटेंशियल पीरियड भी है. अब यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट आ जाती है. Substantial period could be even 3 months, could be let's say 6 months. तो बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट एक ऐसा एसेट है जिसको लेट्स से रेडी करने में, उसके इंटेंडेड यूज में या सेल में बेसिकली क्या लग रहा है, एक सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है, दैट इज ए क्वालिफाइंग एसेट. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन में आ जाता है. when do we actually start capitalizing the borrowing cost? 3 कंडीशंस पूरी होंगी तो IAS 23 कहता है बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर दो. रिपीट, 3 कंडीशंस पूरी होती हैं तो अकॉर्डिंग टू IAS 23 हमें बोरिंग कॉस्ट को फिर क्या करना है, कैपिटलाइज करना है. अदरवाइज बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही होगी, कैपिटलाइज नहीं करेंगे आप. कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड कमेंस व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई. पहली कंडीशन को आप पढ़ें, वो कह रहा है एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज बीइंग इनकर्ड. एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज बीइंग इनकर्ड. सेकंड में वो कह रहा है बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड. बेटा बोरिंग कॉस्ट बेटा वहीं से इनकर्ड होना शुरू होगी जब आपने लोन लिया. सर लोन लेने का मतलब ये कि अगले ही मिनट से समझे आप पे आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है. एक्टिविटीज दैट आर नेसेसरी टू गेट द एसेट रेडी फॉर यूज आर इन प्रोग्रेस. तीनों बातें होनी चाहिए.
एक्सपेंडिचर इनकर्ड भी हो, बोरिंग कॉस्ट भी इनकर्ड हो और एक्टिविटीज भी आपने स्टार्ट कर दी हो which are necessary to get the asset ready for use are in progress. तीनों बातें पूरी होंगी तो हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे. अब सुनिएगा, जब हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने की बात करते हैं तो बेसिकली बोरिंग कॉस्ट दो तरह की होती है. पहले बोरिंग दो तरह की होती है, नॉट द बोरिंग कॉस्ट. एक स्पेसिफिक बोरिंग होती है और एक जर्नल बोरिंग होती है. स्पेसिफिक बोरिंग में व्हाट डू वी डू, जो भी हमारी बोरिंग कॉस्ट होगी उसमें से हम लेस कर देते हैं, लेस द रिटर्न जनरेटेड फ्रॉम दैट लोन which was temporarily invested. लेट्स से आपने 100 मिलियन का लोन लिया एक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ऑब्वियसली आप सारे का सारा पैसा एक दिन में थोड़ी इस्तेमाल करोगे, आप उसे स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे. अगर मैंने 40 मिलियन का एक्सपेंडिचर किया तो 60 को बेसिकली मैं क्या कर दूंगा, डिपॉजिट करा दूंगा, उसमें मुझे रिटर्न मिल रहा होगा. फिर मैं मजीद अगर 20 का एक्सपेंडिचर करूंगा तो 40 को डिपॉजिट करा दूंगा. तो जो स्पेसिफिक बोरिंग है उसमें हम करते क्या है कि जो भी बोरिंग कॉस्ट होती है उसमें से हम लेस कर देते हैं. जो भी बोरिंग कॉस्ट होती है बेसिकली हम उसमें से लेस कर देते हैं रिटर्न जनरेटेड ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. और स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब ये कि भाई वो बोरिंग, उस बोरिंग में और जो क्वालिफाइंग एसिड है उसमें जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है. यानी कि मैंने अगर वो एसिड बनाना नहीं होता तो मैं वो लोन लेता ही नहीं. स्पेसिफिक बोरिंग का मतलब ये कि अगर मैंने वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं बनाना था, वो डेवलप नहीं करना था, कंस्ट्रक्ट नहीं करना था, एक्वायर नहीं करना था, तो मैं लोन ही ले लेता भाई. लेकिन एक और होती है जर्नल बोरिंग. जर्नल बोरिंग ये है कि भाई मैं क्वालिफाइंग एसिड बनाऊं नहीं बनाऊं, मैंने वो लोन लेना ही है. अब जर्नल बोरिंग के केस में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको एक रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालना पड़ता है. आपने जितने डिफरेंट लोन ले रखे हैं आप इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं उस लोन से, आपका रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन आ जाता है. आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे जैसे एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा उसको रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आ जाएगी. लेकिन फिर जर्नल बोरिंग में आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर अगर एक एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है तो आपके पास जो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज आएगी वो 9 मंथ्स की आएगी. अगर ईयर एंड दिसंबर है तो 31 मार्च में अगर एक एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है तो मैं उसको रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं उसको 9/12 कर दूंगा और मैं 9 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट को बेसिकली क्या कर लूंगा, कैपिटलाइज कर लूंगा. तो बहुत ही मतलब उसमें आपको बस इस चीज का ख्याल रखना है जनरल बोरिंग के अंदर क्या एक्सपेंडिचर इनकर्ड कब हो रहा है उसको रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन से मल्टीप्लाई करना है. अगर वो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर इनकर्ड हो रहा है तो फिर जो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट है उसको टाइम अपोर्शन करेंगे. अब इसमें देखिए सेकंड बुलेट में कह रहे हैं कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट, capitalization of borrowing costs should cease when substantially all the activities that are necessary to get the asset ready for use are complete. समझे आपका एसेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो भाई आप फिर कैपिटलाइजेशन रोक दो. और लास्ट में कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग शुड बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच द एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड. बेटा अगर देखें एक तो होता है ना 2-4 दिन 5 दिन तो चले समझ में आता है यार काम रुक गया, कोई रीजन होगी, लेकिन वो रीजन अगर इनहेरेंट है, ठीक है, अगर कोई इंटरप्शन किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनहेरेंट है तो फिर तो हम उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करते हैं. जैसे मैं इसकी एग्जांपल अक्सर दे रहा हूँ, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इट इज पॉसिबल एक सटन काम होने के बाद कुछ दिनों के लिए काम रुक जाए. लेट्स से हमें उस एरिया को वाटर देना होगा, उसके बाद फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू होगी. तो ये तो एक किस्म की इनहेरेंट इंटरप्शन है, इंक्लूडेड है कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर. लेकिन बेटा इनहेरेंट कुछ भी नहीं है और बहुत ही लॉन्ग किस्म की कोई एक्सटेंडेड इंटरप्शन चल रही है तो बोरिंग कॉस्ट तो उस टाइम पीरियड में इनकर्ड हो रही होगी, लेकिन फिर आप उसको क्या नहीं कर सकते, कैपिटलाइज नहीं कर सकते. एग्जाम में इंटरप्शन आ जाती है, कुछ मेंशन ना हो तो हमेशा अज्यूम करके आएंगे भाई ये इनहेरेंट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करेंगे. यहाँ पे स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग की वही पॉइंट्स बता रहा है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. वो स्पेसिफिक में कह रहा है वेयर अ लोन इज टेकन आउट स्पेसिफिकली टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट. IAS 23 says that amount to be capitalized is the interest payable on the loan less income earned on the temporary investment of the borrowing. If construction of a qualifying asset is financed from an entity's general borrowing, the borrowing costs eligible to be capitalized are determined by applying the weighted average borrowing rate to the expenditure on incurred on that asset. डिस्क्लोजर में अगर आप देखें
वो कह रहे हैं जी वैल्यू ऑफ बोरिंग कॉस्ट बता दें जो आपने कैपिटलाइज किए ड्यूरिंग द पीरियड, और लास्ट में आप क्या बता दें, कैपिटलाइजेशन का रेट बता दें। इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी वो यही बताई गई है कि कब से बेसिकली हमने क्या करना है, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। अगर आप सवाल में देखें, ऑन 1 जनवरी हाई राइज ऑब्टेन प्लानिंग परमिशन मिल गई आपको, कंस्ट्रक्शन आपने 1 मार्च से स्टार्ट कर दी, टू हेल्प फंड द कॉस्ट ऑफ दिस बिल्डिंग अ लोन ऑफ 5 मिलियन। देखिए लोन आपका 1 अप्रैल को लिया, इसका मतलब सारी की सारी कंडीशन जो है ना 1 अप्रैल में पूरी हो रही है। आपको जनवरी में परमिशन मिल गई विच वॉज नेसेसरी, कंस्ट्रक्शन का काम भी आपने शुरू कर दिया, लेकिन मेरे भाई जब तक आप लोन नहीं लेंगे बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होना थोड़ी शुरू होगी। तो लॉजिकली 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स आप क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। 1 अप्रैल से पहले जो भी आपकी लेट्स से बोरिंग कॉस्ट लगती है, 1 अप्रैल से पहले तो बोरिंग कॉस्ट लग ही नहीं सकती क्योंकि लोन लिया ही आपने 1 अप्रैल को। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग सीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब ये देखिए ना, अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लेबर, मेरे भाई ये कोई बिल्डिंग बात थोड़ी है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ, इट्स नॉट इनहेरेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ दिस क्वालिफाइंग एसेट। वो खुद कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी एंड मटेरियल। तो मेरे भाई किसी अनएक्सपेक्टेड शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड मटेरियल की वजह से जो काम रुकेगा उस टाइम पीरियड में जो मेरी बोरिंग कॉस्ट लगेगी उसको मैं एक्सपेंस आउट करूंगा, उसको ऑब्वियसली मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता। तो जो जुलाई के मंथ में आपकी बोरिंग कॉस्ट लगी है वो तो लगी है, लेकिन उसको आप क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट। दिसंबर 1, इसका मतलब है टोटल 8 मंथ्स की बोरिंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज करेंगे। दिसंबर 1 द बिल्डिंग वाज नॉट कंप्लीट, कॉस्ट इनकर्ड। सर 12 मिलियन जो इनकर्ड हो चुका है वो तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके अंदर लॉजिकली बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसमें देखिए बड़ा काम का वर्ड है, हाई राइज शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग द बोरिंग कॉस्ट व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस हैव बीन मेट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो गया 1 मार्च को, बोरिंग कॉस्ट इनकर्ड होना शुरू हुई है 1 अप्रैल को, और आप एक्टिविटीज तो आपने 1 जनवरी से स्टार्ट कर दी थी, लेकिन लॉजिकली 1 अप्रैल को तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तो वहां से ऑनवर्ड्स हम कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे। अब 1 अप्रैल से दिसंबर तक 9 मंथ्स आते हैं, लेकिन हम 8 मंथ्स को इसलिए कैपिटलाइज कर रहे हैं क्योंकि 1 मंथ का बीच में इंटरप्शन आ गई थी जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। वो जो अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन आई है उस टाइम पीरियड की बोरिंग कॉस्ट को ऑफ कोर्स हम एक्सपेंस आउट करेंगे, उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। अच्छा बेटा जल्दी से हम बात करते हैं IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखिए IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए यार किसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो IAS 40 कहता है भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिलेट्स टू प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड बाय द ओनर और बाय द लेसी हैज अ राइट ऑफ यूज टू अर्न रेंटल्स और कैपिटल एप्रिसिएशन और बोथ। बेटा वो प्रॉपर्टी जिससे आपको रेंटल इनकम मिल रही है, वो प्रॉपर्टी जिसको आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखा है या दोनों के लिए रखा हुआ, वो आपके लिए क्या है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो कह रहा है लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, लैंड हेल्ड फॉर अनडिसाइडेड फ्यूचर यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी शायद बातें हुई हमारी रेगुलर क्लासेस के अंदर। अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है और आप कहते हो यार वी आर अनडिसाइडेड कि हमने इसको यूटिलाइज कैसे करना है, और भाई अगर आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है यू आर अनडिसाइडेड हाउ टू यूज इट, तो डेफिनेटली फिर वो कैपिटल एप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली लग गया ना उस पर। बिल्डिंग लीज आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। वेकेंट बिल्डिंग्स हेल्ड टू लीज आउट अंडर क्या, हेल्ड टू बी लीज्ड आउट अंडर एन ऑपरेटिंग लीज। तो ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स आ गई किसकी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज की। अब वो कह रहे हैं फॉलोइंग आर नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन, देखें प्रोडक्शन में, सप्लाई ऑफ गुड्स में, सर्विसेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशन में जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है वो उस पर IAS 16 लगता है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। फिर वो कह रहा है प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ सच, वो IAS 2 इन्वेंट्रीज है। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल दे रहा होता हूँ, जैसे मलिक रियाज साहब हैं, इस तरह के लोग तो खुद सोचे ना जाने कितनी ही इनके पास प्रॉपर्टीज IAS 2 में आ रही होंगी,
वो तो इन्वेंट्री का वर्ड यूज करते होंगे ना, इतनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है प्रॉपर्टीज की। तीसरा, अगर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी, आप किसी दूसरे को बेसिकली कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज दे रहे हैं, तो बेटा आप अपनी बुक्स में IFRS 15 अप्लाई करेंगे, IAS 40 नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी है। प्रॉपर्टी बीइंग कंस्ट्रक्टेड और डेवलप ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी, IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स अप्लाई होता है। ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे IAS 16 लगता है। और लास्ट में हमारे पास आ रहा है प्रॉपर्टी लीज्ड टू अनदर एंटिटी अंडर है क्या, फाइनेंस लीज। अगर आपने बेसिकली फाइनेंस लीज पे एक प्रॉपर्टी दे दी तो बेसिकली वो प्रॉपर्टी आपकी बुक्स में से डी रिकॉग्नाइज हो जाती है, तो नो मोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मेजरमेंट, बेटा IAS 40 की अगर हम बात करें तो IAS 40 ये कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप रिकॉग्नाइज करें किस पे, कॉस्ट पे। इनिशियली IAS 16 कह रहा था प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट पे रखें। इनिशियली IAS 40 कह रहा है कि यार आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट पे रखें। आफ्टर रिकॉग्निशन एन एंटिटी मे चूज, बेटा इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है वो उसे कॉस्ट मॉडल पे रखे या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखे। इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि वो उसे कॉस्ट मॉडल पे रखे या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखे। अब काम का पॉइंट क्या है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे रखा है तो बेटा उस पर बिल्कुल IAS 16 के कॉस्ट मॉडल वाली सारी बातें होंगी। उसको आप डेप्रिशिएट करेंगे और उसके कैरिंग अमाउंट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, और इवन अगर कोई इंपेयरमेंट है तो इंपेयरमेंट को भी माइनस करें। रीवैल्यूएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि आपने उसको कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है, IAS 36 जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन IAS 36 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट मॉडल पे अप्लाई होता है। अब बेटा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है हम बेसिकली प्रॉपर्टी को किस पे रखेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल पे, बेटा अगर आप प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल पे रखेंगे तो आपको हर ईयर एंड पे, हर रिपोर्टिंग एंड पे अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू को रीमेजर करना पड़ेगा, और आने वाला फेयर वैल्यू का चेंज जो कि गेन या लॉस होगा वो P&L में जाएगा। प्लस वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसको आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं उसको बेसिकली हम डेप्रिशिएट नहीं करते। वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसको हम बेसिकली फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं हम उसको क्या नहीं करते, डेप्रिशिएट नहीं करते। बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें आपके लिए इम्पॉसिबल हो कि आप फेयर वैल्यू को मेजर कर सकें, तो फिर आप कॉस्ट मॉडल पे चले हैं। लेकिन लॉजिकली अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो देखिए ज्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन, ज्यादा फेथफुल प्रेजेंटेशन तो यही है कि आप उसको फेयर वैल्यू पे रखें, क्योंकि बेटा आपकी इन्वेस्टमेंट है तो ज्यादा लॉजिकल है इन्वेस्टमेंट की आज मुझे फेयर वैल्यू पता होनी चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट कितने की ली थी उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस चीज की है कि उस इन्वेस्टमेंट की आज फेयर वैल्यू क्या है। तो लॉजिकली अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पे होना चाहिए। ट्रांसफर्स पे आ जाते हैं। अब ट्रांसफर्स पे प्लीज समझिएगा, ऐसा भी पॉसिबल है कि एक प्रॉपर्टी पहले उस पर कोई और IAS लग रहा था, फिर वो उस IAS से उठ के IAS 40 में आ जाए, 16 में आ जाए, किसी और IAS में ट्रांसफर हो जाए। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। एग्जाम्पल समझाने के लिए, लेट्स से एक ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जहां नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो भाई अगर एक ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है जहां नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर IAS 16 लगता है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। लेकिन वही प्रॉपर्टी जहां नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस हो रहे हैं उसी प्रॉपर्टी को उठा के अगर आप रेंट पर दे देंगे तो उस पर बेसिकली फिर IAS 40 लगेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। या यूं ले लें एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने रेंट आउट किया हुआ था जिसपे IAS 40 लग रहा था, अब आपने टेनेंट्स को बाहर निकाल दिया और उस प्रॉपर्टी में नॉर्मल बिजनेस के ऑपरेशंस हो रहे हैं तो अब उस पर IAS 16 लग रहा होगा। तो यानी कि ट्रांसफर पॉसिबल है। अब इसमें पहला वाला पॉइंट देखें, ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यूज द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग अंडर IAS 16। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से IAS 16 पे आ रहा हूं
तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि अंडर IAS 40 मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या है। अगर मैंने IAS 40 का कॉस्ट मॉडल भी फॉलो किया हुआ है, तब भी बेटा आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा भाई आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, डिफरेंस P&L में लेके जाएंगे और उसके बाद IAS 16 लगेगा, यानी कि डायरेक्टली IAS 16 नहीं लग रहा, चेक कर लें। यूज द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज फॉर सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग अंडर IAS 16। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पहले से वो चीज है ही फेयर वैल्यू पे, फिर तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कॉस्ट मॉडल है, IAS 40 का कॉस्ट मॉडल है, आप सबसे पहले चेक करें जी उसकी फेयर वैल्यू क्या है, डिफरेंस P&L में जाएगा, आसान वर्डिंग में भाई आप अपने एसेट की पहले अपडेटेड फेयर वैल्यू निकालें, फिर उस पर IAS 16 लगाएं। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू इन्वेंट्रीज, यूज फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज और सब्सिक्वेंटली क्या लगा दो, IAS 2। फिर वो कह रहा है ट्रांसफर फ्रॉम ऑनर ऑक्यूपाइड टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, normal accounting under IAS 16 cost less depreciation will have been applied up to the date of change. On adopting fair value, there is normally an increase in the value. This is recognized as other comprehensive income credited to the revaluation surplus in equity in accordance with IAS 16. If the fair value causes decrease, तो एक impairment loss है P&L में चला जाएगा। Just simply आप IAS 16 के assuming आप IAS 16 के cost model से IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू मॉडल पे आ रहे हैं, अब मैं 16 के कॉस्ट मॉडल से 40 के फेयर वैल्यू मॉडल पे आ रहा हूं, तो भाई आप एक काम कर लो, पहले 16 के कॉस्ट मॉडल में चेक कर लो उसकी नेट बुक वैल्यू क्या है, उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करो, डिफरेंस आपके पास या तो रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा, वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, वैल्यू गिरेगी तो एक किस्म का इंपेयरमेंट लॉस, वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है जो कि OCI में चला जाएगा, और वैल्यू गिरेगी तो इंपेयरमेंट लॉस है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि IAS 16 के कॉस्ट मॉडल में भी अगर आप सोचें तो हम बेसिकली रिवैल्यूएशन बुक कर रहे हैं, लेकिन कब, जब एक ऐसी ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसमें IAS 16 का पहले कॉस्ट मॉडल लग रहा था, मैं उसको उठा के शिफ्ट कर रहा हूं किसमें, IAS 40 के फेयर वैल्यू मॉडल में। तो पहले बेसिकली अंडर IAS 16 के कॉस्ट मॉडल में मैं नेट बुक वैल्यू निकालूंगा, उसको फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा, अगर वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन बुक करेंगे, कम होगी तो इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरीड एट फेयर वैल्यू, एनी चेंज इन द कैरिंग अमाउंट कॉज्ड बाय द ट्रांसफर कहां चला जाएगा, P&L। ट्रांसफर फ्रॉम इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री से आप उठा के उसको किस पे ला रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के फेयर वैल्यू पे। तो स्टॉक अगेन आप चेक कर लो कि जो आपके पास स्टॉक बुक्स में पड़ा हुआ है, लेट्स से उसकी फेयर वैल्यू बेसिकली क्या है, जो डिफरेंस आएगा उसको आप कहां लेके जाएं, P&L में, फिर आप उस पे क्या लगा दें, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसको अगर आप देखिएगा, एक छोटा सा सवाल शायद है हमारे पास, अगर इसे 1 मिनट के लिए देखें तो बात थोड़ी सी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इसमें देखें वो कहते हैं ABC owns a building that it used as its head office. On 111 the building which was measured under the cost model, देखिए अंडर कॉस्ट मॉडल, ये बड़ा काम का पॉइंट है, कैरिंग वैल्यू उसकी 5 लाख है, ऑन दिस डेट व्हेन द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 6 लाख। अंडर कॉस्ट मॉडल बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट 5 लाख है और उसकी फेयर वैल्यू 6 लाख है। ABC vacated the premises, however the director decided to keep the building in order to rent it out, यानी कि IAS 16 से मैं 40 पे आ रहा हूं, and potentially rent it out to tenants and potentially benefit from increases in the property prices. ABC measures investment property at fair value. दिसंबर 1 में प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 625 है। अब सुनिएगा, सबसे पहले बेटा जो 5 लाख का कैरिंग अमाउंट है आप उसको उसकी फेयर वैल्यू पे लाओगे जो कि 6 लाख है, 1 लाख का आप रिवैल्यूएशन सरप्लस रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि कॉस्ट मॉडल था फिर भी रिवैल्यूएशन आ रहा है, और उसके बाद 600,000 में जब वैल्यू आ जाएगी उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल लगेगा, और 6 लाख से 625 का जो डिफरेंस है 25,000 बेसिकली P&L में आएगा। अगर आप यहाँ देखें, when the building was owner occupied it was an item of property plant and equipment from January 1st. The property was held to earn rental income for capital appreciation, so it should be reclassified as investment property. As per IAS 40, if owner occupied property becomes investment property that will be carried at fair value, then a revaluation needs to occur under IAS 16. 5 से जो 6 लाख में आ रहा है तो 1 लाख का रिवैल्यूएशन बुक हो रहा है OCI में,
उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर एट फेयर वैल्यू मस्ट बी रीवैल्यूड ईच रिपोर्टिंग एंड विद द गेन or loss recorded in the profit or loss at the year end the building will therefore be revalued to 625. तो 25,000 का बेसिकली आपके पास एक गेन आ जाएगा जो P&L में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसको बेसिकली आप फेयर वैल्यू पे रखते हैं उसको हम क्या नहीं करते, डेप्रिशिएट नहीं करते। बेटा IAS 38 पे आ जाता है। देखिए IAS 38 में जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अगर हम देखें, बल्कि मैं IAS 38 को अभी नहीं कराता क्योंकि अभी तो नमाज के टाइम हो जाएगा। जस्ट अ मिनट में आपसे कुछ क्वेश्चंस ले लूं।